गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का पुनः एक बार अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। अंजू दीदी हम लोग पढ़ रहे थे और ये अंजू दीदी पे आखिरी क्लास है, फिर उसके बाद हमारा ये नाटक समाप्त हो जाएगा। 2 अंक है, दोनों अंक में 3-3 दृश्य है, मैंने बताया था। पहला अंक हमारा पूरा हो चुका है और दूसरा अंक का भी पहला दृश्य हमने देख लिया है। अब दूसरा अंक का दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य देखना है, जो कि इस क्लास में देखेंगे और उसके बाद ये नाटक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा दृश्य। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपद पूर्ववत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। चादर उसके सिर का तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं है कि वह टांगे पसार सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर झुकी हुई हैं और अलग होना चाहती हैं। मेज के फर्श पर आधे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है और घड़ी में 12 बजे हैं। पर्दा फिर गिरता है। तो बस दूसरा अंक में यही है, श्रीपद सोया है ठीक मेज पे और सिगरेट गिरी पड़ी है, घड़ी में 12 बजे हैं, पर्दा गिर जाता है। आगे आता है आपका तीसरा दृश्य। ठीक दूसरा दृश्य में उतना ही था। ये है दूसरे अंक का तीसरा दृश्य और यही अंतिम है। ठीक, तो तीसरा दृश्य में पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 4 बजने को हैं। बैठक में काउच पर बैठी ओमी स्वेटर बुन रही है। खाने के कमरे में श्रीपद सोया हुआ है। सिर की चादर नीचे गिरी हुई है और टांगे लटक रही हैं। अनिमा उसे उठा रही है और पर्दा फिर उठता है। अनिमा कहती है, उठिए उठिए भी। श्रीपद को तनिक कंधों से झकझोरती है। कहती है कि और कहते थे कि आदत बदल डाली है, बेचारी बहू को परेशान कर दिया। उठिए, सोना है तो जाके पलंग पे सोइए। श्रीपद पहले ऊँ करता है, फिर अंगड़ाई लेता है और उठकर बैठ जाता है। फिर इधर उधर देखता है। सिगरेट के टुकड़े पर उसकी निगाह जम जाती है। कहता है, श्रीपद अन्नो, जरा वह सिगरेट का टुकड़ा उठाना। अनिमा सिगरेट का टुकड़ा उठा के उसके मुंह में देती है और कहती है, हालांकि आपकी जेब में पूरी डिबिया होगी, उसमें एक सुलगा लेते तो क्या बिगड़ जाता। तो श्रीपद कहता है कि ओमी गई तो जाते जाते दिया सलाई भी उठा ले गई। तो अनिमा कहती है, पर मैं तो ले आई हूँ, और दिया सलाई जला के सिगरेट सुलगा देती है। श्रीपद कहता है, अरे भाई तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें अब तक मेरी इस आदत का ख्याल याद है। जोर से कस खींचता है। तो अनिमा कहती है, हाँ मुझे तो आपकी आदत का ध्यान है, लेकिन आपने तो अपनी आदतों को बदल लिया था ना। तो श्रीपद कहता है, पर तुमने याद तो रखा ना, और गाता है, मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित है अब भी काहन की बातों से। नीलम अपने कमरे से निकलता है। कहता है, मामा जी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो श्रीपद कहता है, तुम कविता बना रहे हो। नीलम कहता है, नहीं, मैं गणित के प्रश्न कर रहा हूँ। श्रीपद कहता है, पर तुम्हें तो कवि बनना है ना। नीलम, मम्मी कहती है कि कवि पागल होते हैं, वे कहती थी कि आप भी कवि हैं। तो श्रीपद कहता है कि और ये भी कहती थी कि मामा जी कवि हैं और पागल हैं। अन्नू हंसने लगती है। तो नीलम कहता है कि आप 8 बजे से मेज पर सो रहे हैं, मम्मी मुझे दिखा गई है, मैं ऐसा कवि नहीं बनना चाहता। वो माँ से सुनी युक्तियाँ दोहराने लगता है जो उसकी माँ उसे सिखाई रहती है नीलम को।
कहता है कि टैगोर खाने की मेज पर नहीं सोते थे और सरोजनी नायडू भी नहीं सोती थी। श्रीपत मेज से उछलकर उसे बाहों में लेकर चूम लेता है और कहता है, मैं कवि नहीं हूँ, पर कवि मेज पर भी सोते हैं, धरती पर भी और गदेलों पर भी। यह कहीं नहीं लिखा कि मेज पर सोने वाला आदमी कवि नहीं बन सकता। फिर उसे चूम के कहता है, पर तुम जाओ बेटे, जाकर गणित में मन लगाओ। तुम्हारा ध्यान जो इतनी जल्दी कविता से हट गया, तो लगता है कि तुम्हारा ध्यान उसमें था ही नहीं। तो नीलम कहता है कि दादाजी हमेशा कहते हैं कि हमको डिस्टर्ब ना करो, क्या उनका भी ध्यान नहीं होता? श्रीपत जोर से ठहाका लगाता है और कहता है, जैसे तुम गणित के सवाल करते हुए कविता या कहानी की बात सोचते हो, इसी तरह वे फैसले लिखते लिखते तुम्हारी दादी की बात सोचने लगते हैं। तब तक ओमी बैठक से आवाज़ देती है और बुलाती है, कहती है, नीलम, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अपने दादाजी को सोने दो और जाकर अपने सवाल करो। कच्ची नींद से जग जाएंगे तो परेशान होंगे। नीलम ये सुन के तत्काल अपने कमरे में चला जाता है। श्रीपत जोर से ठहाका लगाता है और बैठक में जाते हुए कहता है कि कच्ची नींद से तो मुझे अन्नू ने जगा दिया, नीलम क्या जगाएगा। घड़ी में 4 बजते हैं। ओमी झटके से उठती है, कहती है, पापा के आने का समय हो गया। मुन्नी, ओ मुन्नी। नौकरानी को आवाज़ देते हुए जाती है और बाहर से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ओमी कहती है, जज साहब के आने का समय हो गया है, पानी रख दो केतली में। श्रीपत काउच में धंस जाता है। अन्नू उसके पीछे पीछे आकर सामने के काउच पर बैठती है। अनिमा कहती है, आपने जहाँ दूसरी आदतें बदली, वहाँ क्या खाने की मेज पर सोने की आदत नहीं बदली? तो श्रीपत कहता है, कसम ले लो, जो पिछले 20 वर्षों में कभी मेज पर सोया हूँ। यहाँ आने से पहले सोचता था कि अब के जाऊँगा तो जीजा जी के साथ बैठकर गप लड़ाऊँगा, एक ही चारपाई पे उनके साथ बैठूँगा और आराम से बिस्तर पे सोऊँगा। पर यहाँ आके पता चला कि अंजू दीदी अपना प्रतिनिधि छोड़ गई है, जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है। तब ना जाने क्या हुआ कि मैं फिर वैसे का वैसे हो गया। मैं तो सच उसी क्षण चला जाता, पर एक तो जीजा जी से भेंट नहीं हुई और दूसरे रात भर का थका हुआ था, इसीलिए सो गया। बाथरूम किधर है? मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। अनिमा कहती है, उधर नीलम के कमरे के साथ है और इधर जीजा जी के कमरे के साथ भी है। श्रीपत जाता है और तभी नीरज का प्रवेश होता है। नीरज कहता है कोट उतार के फेंकते हुए, लो मौसी, अब जाकर जान छूटी है उन शरणार्थियों से। तो अनिमा कहती है, बात क्या थी भाई? तो नीरज कहता है, अब क्या कहे मौसी, कैंप की एक लड़की को शिकायत थी कि शरणार्थी अफसर ने उसे अपने घर इंटरव्यू के लिए बुलाया और छेड़खानी की। लड़की बड़े अच्छे घर की है, तकलीफ में है। उसने अफसर के मुंह पे तमाचा मार दिया। अफसर ने उसे बदचलन कह के कैंप से निकाल दिया और हंगामा मचा है। बड़ी मुश्किल से मामला सुलझाया। तो अनिमा कहती है, तो आगे क्या होगा? नीरज कहता है कि डीएम शरणार्थी अफसर की तरक्की की सिफारिश कर रहे हैं। तो अनिमा कहती है, तो क्या इस सब के बाद उनकी तरक्की होगी? तो नीरज कहता है कि शरणार्थी उन्हें बदलवाना चाहते हैं और डीएम उनकी तरक्की कराना, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। तब तक ओमी आती है, कहती है, क्या पापा नहीं आए? तो नीरज की तब तक देखती है नीरज की और कहती है, अब जाके आपको छुट्टी मिली, कहिए खाना खाएंगे या चाय ही ठोस लेंगे? नीरज कहता है, चाय वाय को छोड़ो, बियर की कुछ बोतलें फ्रिज में रखवा दी कि नहीं, नज़ीर आता होगा।
ओमी कहती है कि बोतलें मैंने रख दी है, लेकिन क्या शाम को ही शुरू कर देंगे? तो नीरज कहता है कि रात को वह खाली नहीं, अब मैंने कह दिया, तुम प्रबंध कर दो। ओमी कहती है, मैं कहती थी कि अच्छा होता अगर आप यहाँ न पीते। तो नीरज उठ के चला जाता है और फ्रिज से बोतलें निकालता है। नीरज कहता है, क्यों, यहाँ क्यों ना पिए? बोतलें लाके तिपाई पर रखता है। कहती है ओमी कि पहली बात तो यह है कि पापा ने इस कमरे को उसी तरह रहने दिया जैसे मम्मी के समय में था, और दूसरी कि मम्मी की जान इसी कारण गई, और तीसरी कि पापा शराब को हाथ नहीं लगाते और मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुरा लगे। तो नीरज कहता है कि यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है भाई, मैं अपने घर में मेहमानों को भी न बुलाऊं। जाकर कुछ और बोतलें और बियर के मग लाता है। तो ओमी कहती है, यदि आप नहीं चाहते कि इसी बात को लेकर यहाँ कोई दूसरी दुर्घटना हो तो आप दूसरा प्रबंध कीजिए। मैंने प्रण किया है कि इस घर में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मम्मी के ज़माने में होता था। दोनों क्षण भर एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर नीरज आंखें हटा लेता है। नीरज कहता है, फिर तुम ही बताओ कहाँ इसका प्रबंध किया जाए? ओमी कहती है, नज़ीर भाई के यहाँ कीजिए या उधर अपने ऑफिस में कीजिए, पर इस खाने या बैठने की जगह नहीं हो सकता। तब तक चपरासी क्रिकेट का सामान लिए हुए प्रवेश करता है। चपरासी कहता है, साहब, वृंदा स्पोर्ट्स का आदमी यह क्रिकेट का सामान दे गया है। तो नीरज कहता है, लाओ लाओ दिखाओ। उसे लेकर बैट का कागज़ खोलता है, उसे फर्श पे टिकाकर उसके हत्थे पर जोर देकर देखता है, और नीरज कहता है कि और वह एल्बम नहीं भेजा उसने? तो चपरासी कहता है, जी भेजा है। बगल में रखा दूसरा पार्सल नीरज की ओर बढ़ाता है। नीरज उसे खोलकर एक दो पृष्ठ उलटकर देखता है और बच्चे की तरह प्रसन्न होकर नीलम को आवाज़ देता है। नीरज कहता है, नीलम, नीलम। नीलम दूसरे कमरे से कहता है, जी पापा। हाथ से कलम लिए हुए भागा आता है। नीरज कहता है, तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मंगाया है, और देखो इस एल्बम में क्रिकेट के सब खिलाड़ियों के चित्र उनके नाम और काम समेत छपे हैं, चलो तुम्हें दिखाएं। और मुड़कर चपरासी से फिर कहता है कि तुम जरा नज़ीर साहब के यहाँ जाओ और कहो कि हाथ मुंह धोकर घर चले आए। एक हाथ में एल्बम लिए, दूसरा नीलम के कंधे पर रखे चलने को होता है। नीलम कहता है, पापा जी, मैं तो गणित कर रहा हूँ। तो नीरज बिना रुके कहता है, सुबह से तुम्हारा गणित नहीं हुआ, 5 बजने को आए हैं, अब 1-2 घंटे खेलो फिर पढ़ लेना। गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोओगे तो गधे बन जाओगे। तो ओमी कहती है कि जब हाथ पैर तुड़वा लेगा ना तो आपको चैन आएगा। तो नीरज उसका नहीं सुनता है और कहता है, चलो चलो, तुम्हें क्रिकेट के खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाएं, फिर कुछ क्षण खेलेंगे। तो ओमी कहती है, आप उसे निकम्मा और आवारा बनाकर दम लेंगे। नीरज उसकी नहीं सुनता और अन्नो से कहता है, अन्नो मौसी, तुम भी आओ। तो अनिमा कहती है कि तुम ही जाओ भाई, मैं तो ना बैट पकड़ना जानती हूँ ना गेंद फेंकना जानती हूँ, मैं क्या करूँगी जाके। तो नीरज कहता है, तुम जरा विकेटों के पीछे खड़ी हो जाना, और ज़ोर से हंसता है और गेंद नीलम को देकर विकेटें बगल में लिए बैट घुमाता हुआ चला जाता है। पीछे पीछे अन्नू जाती है। ओमी कहता है, मौसी, नाक मुंह तुड़वा लोगी? अनिमा मुड़कर कहती है, अरे मैं रहूँगी तो नाक मुंह टूटने से बचे रहेंगे ये लोग, और हंसती हुई चली जाती है। ओमी लंबी सांस लेकर कोने के काउच में धंस जाती है और सिलाइयाँ ले बैठती है। कुछ देर बाद
श्री इंद्र नारायण अपने कमरे से निकलते हैं। हालांकि शक्ल वही है वकील साहब की, पर इन 20 वर्षों ने जिनमें वे वकील से जज हो गए हैं उन्हें काफ़ी बदल दिया है। उनके शरीर ने मांस छोड़ दिया है, चेहरे पर आँखों के नीचे बड़े बड़े लोथड़े हैं, पेट भी कदरे मोटा है, चेहरे पर ताजगी नहीं है। हाँ, सन्यासियों सा वैराग्य वहाँ अवश्य विद्यमान है। कोने के अंधेरे में काउच पर बैठी ओमी को देखे बिना वे किचन के दरवाजे की तरफ बढ़कर आवाज़ देते हैं, मुन्नी, मुन्नी, बहू। ओमी सहसा चौंक के उठती है। ओमी कहती है, जी पापा। तो इंद्र नारायण कहते हैं, क्यों बेटी, क्या श्रीपत आया था? यह मेरे ब्लॉटिंग पैड पर उसका बड़ा सा नाम लिखा है। तो ओमी कहती है, जी आए थे। इंद्र नारायण पूछता है, कब आया, कहाँ है वह? उसी समय नीलम के कमरे से रुमाल से हाथ पोंछता हुआ श्रीपत आता है और जज साहब को देखते ही जीजा जी कहता हुआ बढ़कर उन्हें आलिंगनबद्ध कर लेता है, गले से लगा लेता है। श्रीपत कहता है, कहिए जीजा जी, कैसा मिजाज है? ओमी उन्हें बातों में निमग्न देखकर जल्दी जल्दी बियर की बोतलें उठाने लगती है कि श्रीपत की नज़र उस पर पड़ जाती है। श्रीपत कहता है, उन्हें यहीं रहने दो बेटी। ओमी बोतलें छोड़कर वहीं चली जाती है। इंद्र नारायण उसके आलिंगन से अलग होते हुए कहते हैं, अरे भाई, कब आए, कहाँ से आए और कैसे हो? श्रीपत हंसते हुए कहता है लंबी सांस भर के, हम यायावर, हम क्या बोले, कब हाथ बढ़े कब पाँव उठे, आप अपनी कहिए। दोनों हाथों से कमर थाम के एक कदम पीछे हट कर देखता है और कहता है, आखिर जज हो गए ना, पर कसम भगवान की, शक्लो सूरत से आप जज नहीं, चीफ जस्टिस मालूम होते हैं। आप हमेशा 4 कदम आगे रहे जीजा जी। तो इंद्र नारायण कहता है कि तुम तो श्रीपत वैसे के वैसे दिखाई देते हो, तुम्हारे तो बाल तक नहीं पके, मैं तो गंजा हो रहा हूँ। टोपी उतार कर दिखाता है, कहता है कि मैं तो गंजा हो रहा हूँ, कहो किधर रहे, आज मुद्दतों बाद देखने को मिली है तुम्हारी सूरत, कहाँ कहाँ रहे। श्रीपत लंबी सांस भर के कहता है, अरे जीजा जी, यह न पूछिए, यह पूछिए कहाँ नहीं रहे, एक जहान देख डाला इन 20 वर्षों में, आप अपनी कहिए। तो इंद्र नारायण कहते हैं, अरे भाई, हमारी क्या पूछते हो, सुबह होती है शाम होती है, यूं उम्र यूं ही तमाम होती है। और खोखली सी हंसी हंसते हैं। श्रीपत कहता है, सुबह तो हमारी जीजा जी बस शाम को होती है, पर हम यह कोशिश करते हैं कि वह कुछ रंगीन हो जाए। उम्र तमाम हो, पर उम्र तमाम होने का खेद न रहे। आवाज़ को धीमा करके कहता है, तो कहिए, फिर रहे न दिलकुशा का प्रोग्राम। तो इंद्र नारायण कहते हैं, अरे भाई, मैं जज हूँ। तो श्रीपत कहता है, तो जज हैं तो गिलाड सही। इंद्र नारायण लंबी सांस लेते हुए काउच में धंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो मुद्दत हुई पीना छोड़ दिया। तो श्रीपत कहता है कि पहले ही आप कौन ज़्यादा पीते थे? तो इंद्र नारायण कहता है, नहीं, मैं पीने लगा था बहुत ज़्यादा, पर अब तौबा कर ली है। श्रीपत बोतल का काक भक से उड़ाते हुए कहता है, तो फिर आज तौबा टूट जाए। 2 मगों में ढालता है, एक मग जज साहब की ओर बढ़ाता है। कहता है, जिगर ने कहा है, तौबा करता हूँ तोड़ने के लिए, लीजिए आज के दिन तोड़ दीजिए तौबा। कोई शायर हैं जिगर, तो उन्होंने कहा है कि तौबा करता हूँ तोड़ने के लिए।
तो इंद्र नारायण कहते हैं, नहीं भाई, अंजू की मौत के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब कभी न पीऊँगा। न मैं चोरी से पीने लगता, न उसे वैसा फिट आता और न वह मरती। ये कहते हैं कि अब मैं कभी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मेरी वजह से अंजू की मौत हो गई। अगर मैं चोरी से न पीता तो उसे दिल का दौरा न पड़ता और न वो मरती। तो श्रीपत कहता है कि इस पे आपको टेंशन क्यों हो रही है? अगर उसको फिट आपकी शराब नोशी पर ना आता तो किसी और बात पे आता। वह कमज़ोर नसों की मारबीड औरत थी और नाना जी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। तो इंद्र नारायण कहता है, जो भी हो, उसकी चिट्ठी की वो 2 पंक्तियाँ सदा मेरे मन को कचोटती रही। मैंने 2-1 बार चाहा भी, पर पी न सका। तो श्रीपत कहता है, लेकिन आपको मालूम नहीं अंजू कितनी मारबीट थी और वह अपने हठ को पूरा करने के लिए क्या कुछ न कर सकती थी। फिर धीरे स्वर में कहता है, वह फिट से नहीं मरी, उसने जहर खा लिया था। इंद्र नारायण आंखें फाड़े कहता है, क्या कहते हो? श्रीपत कहता है, मैं ठीक कहता हूँ। महज दौरे के बाद शराब आप शायद न छोड़ते, इसलिए उसने जहर खा लिया और आपको बताया नहीं कि आप अंतर मन में झुझला न जाए, उसे मूर्ख या हठी समझकर इस घटना को भूल न जाएं, और जो बात वह अपनी ज़िंदगी में न कर सकी वह उसने मर के कर दिखाई। इंद्र नारायण अचानक उसे कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने बताया? श्रीपत ने कहते हैं, अन्नों ने। अंदर की ओर बढ़ते हुए उद्वेलित स्वर में चिल्लाते हैं इंद्र नारायण, अन्नो, अन्नो। अनिमा भागी आती है। जज साहब के स्वर में कुछ ऐसी उत्तेजना है, कुछ ऐसा उद्वेलन है कि ओमी भी उसके पीछे पीछे चली आती है और अन्नो के पीछे नीरज भी झांकता है और उसके पीछे नीलम भी। अनिमा कहती है, क्या बात है जीजा जी? तो इंद्र नारायण कहता है, यह श्रीपत क्या कहता है? अनिमा प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है। इंद्र नारायण कहता है, क्या अंजू ने जहर खाया था? अनिमा श्रीपत की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है और फिर इंद्र नारायण पूछता है, क्या अंजू ने जहर खाया था? अनिमा चुप है। तो इंद्र नारायण चिल्ला के कहते हैं, क्या अंजू ने जहर खाया था? अनिमा श्रीपत से कहती है, क्या आपको इसीलिए बताया था कि आप सीधे जीजा जी को आकर बता दें? श्रीपत कहता है, अंजू का तिलस्म जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है। यह भी कोई जीवन है जो जीजा जी जी रहे हैं? तो ओमी कहती है, क्यों, इसमें क्या बुराई है? संयम से, नियमितता से जीवन जीना क्या बुरा है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ सुबह शाम बोतलें खुले, काग उड़े, शोर और धमा चौकड़ी मचे? नज़ीर बाहर के दरवाजे से हलो करता हुआ आता है, पर जज साहब को देखकर चुपचाप एक ओर खड़ा हो जाता है। तो श्रीपत कहता है, वह तो दूसरी सीमा है, पर यह क्या जरूरी है कि आदमी सदा सीमाओं पर चले? बीच का मार्ग क्या ठीक नहीं? तो ओमी कहती है, लेकिन बीच के मार्ग पर चलना क्या आसान है? बीच का मार्ग अगर रहता तो मम्मी को शायद आपत्ति न होती। तो श्रीपत हंसते हुए कहता है कि अंजू मेरी बहन थी और जितना तुम अपनी सास को जानती हो उससे अधिक मैं अपनी बहन को जानता हूँ। ओमी व्यंग्य से कहती है कि आपकी बहन भी तो आपको जानती थी। तो श्रीपत कहता है कि अंजू मुझे जानती तो अपने हाथों अपने जीवन का यूँ अंत ना करती। नज़ीर कहता है, अपने हाथों? नीरज अपने कमरे से आते हुए कहता है, आप क्या कहते हैं? श्रीपत कहता है, मैं ठीक कहता हूँ। अंजू मेरी बहन थी, पर वह नाना के यहाँ पली थी।
वह सख्त मारबीड और जालिम थी, क्योंकि हमारे नाना मारबीड और जालिम थे। वह घर को घड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह न जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का दूसरा रूप है। अंजू यदि इसे समझती तो जीजा जी को चोरी से शराब पीने और अंजू को मरने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन अंजू ने जब देखा कि वह ज़िंदगी में अपनी ज़िद पूरा नहीं कर सकती तो उसने जहर खा लिया, और जिस काम में वह ज़िंदगी में न सफल हुई उसमें मर कर वो सफल हो गई। इस कमरे को देखो, 5 बरस से इसमें कोई ज़ोर से हंसा नहीं, ज़ोर से बोला नहीं। 5 बरस से इसमें सिगरेट या शराब का एक घूंट नहीं पिया गया। 5 बरस से अंजू की सनक को पालता रहा। पर मैं समझता हूँ आज अंजू की सनक, उसके जुल्म, उसके तिलस्म को तोड़ना ज़रूरी है, ताकि इस घर के लोग अपना अपना जीवन जिए। नीरज चाहे तो सिटी मजिस्ट्रेट होता हुआ भी क्रिकेट खेले या मजिस्ट्रेटी छोड़कर क्रिकेट खेले। नीलम आईएएस या क्रिकेट का कप्तान बने या न बने, पर कवि ज़रूर बने। और जीजा जी चाहे तो एक आध पेग पिए और एक आध पेग शाम स्टैंडर्ड या गेडार्ड में गुजारे। लीजिए जीजा जी, उठाइए। लो भाई नीरज, तुम लोग भी लो। बियर की एक बोतल खोलकर 2 मगों में ढालकर नीरज और नज़ीर को भी देता है। ओमी और अन्नो किंकरतव्य विमूढ़ देखती हैं। इंद्र नारायण कहते हैं कि गिलास उठाते हैं और अंजू की चित्र की ओर देखते हुए कहते हैं कि अंजू, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। मैं तुम्हें क्या कहूँ। इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू तारी है, पर श्रीपत ठीक कहता है, यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को उस घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे मग उठाते हैं, लेकिन होठों के पास तक ले जाकर हाथ रोक लेते हैं और फिर कहते हैं, नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उस सनक के लिए उसने जान दे दी तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने ज़िंदगी और कितने दिन बाकी है, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी आत्मा को कष्ट दूँ। मग को मेज़ पर रखकर अपने कमरे में चले जाते हैं, फिर रुकते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम पियो, मौज मनाओ, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ और खुल के जियो। और फिर मुड़ के जाते हुए कहते हैं, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। सब किंकरतव्य विमूढ़ खड़े हैं जब इंद्र नारायण अपने कमरे में चले जाते हैं और पर्दा सहसा गिर जाता है। और यहीं पे इस नाटक का अंत होता है। अंजू दीदी नाटक समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को नाटक समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले नाटक के साथ। अगला हम लोग आधे अधूरे देखेंगे, वो भी इसी की तरह दिलचस्प नाटक होगा। इसमें भी आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। पात्र बिल्कुल क्लियर ही होंगे, कोई पात्रों में तो कोई डाउट ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, मुझे जहाँ तक उम्मीद है सब क्लियर होगा, किसका किससे क्या संबंध है, कौन है, क्योंकि एक तो पात्र ज़्यादा नहीं है और सबके रिलेशन बिल्कुल क्लियर हैं। और काफ़ी अच्छा नाटक है ये, मज़ा आया पढ़ के इसे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।